हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पुष्टि पार्कों लैंगिक जनन के चौथे लेक्चर में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, निषेचन पक्ष घटनाएं। इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो हमारा बीजांड हो परिपक्व होकर के बीज का निर्माण कर लेता है, और अंडाशय जो होता है फल का निर्माण कर लेता है, और जो अंडाशय की भित्ति होती है, अंडाशय का जो कवर होता है वो फल भित्ति का निर्माण कर लेता है। इन सब का अध्ययन निषेचन पक्ष घटनाओं में करते हैं हम। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमने कल आपको पढ़ा दिया था, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो एग सेल होती है वो एक मेल गैमेट से फ्यूज करके हमारे युग्मनज बना लेती है, जायगोट बना लेती है, और जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, PEN जो होता है, उसके बराबर वाली सेल जो होती है हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो आकर के हमारा भ्रूणपोष का निर्माण करती है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका भ्रूणपोष निषेचन पर की घटना में। ठीक है, भ्रूणपोष इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, मेनली ये जो है फूड को स्टोर करके रखता है। जो हमारा भूड होता है जायगोट, उसको डेवलपमेंट के लिए फूड को एकत्रित करके रखता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ इसमें एकत्रित रहते हैं। तो देखिए, जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो मेनली इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा बीजांड जैसे ये है। ठीक है, इसके अंदर एक जायगोट बन गया आपका, बीजांड द्वार की तरफ हमारा जायगोट बन जाता है। ठीक है, ये हो गया जायगोट। यहाँ पर होगी हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा, या माइटोसिस बोल सकते हैं, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होकर के हमारा इसमें तमाम सेल बन जाएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है। ठीक है, प्राथमिक लिख लीजिए भ्रूणपोष कोशिका में लगातार विभाजन होता है। ठीक है, लगातार विभाजन से भ्रूणपोष ऊतक बनते हैं, भ्रूणपोष ऊतक बनते हैं। ठीक है, जो हमारे भ्रूणपोष ऊतक जो बनते हैं ना, उसमें फिर माइटोसिस होगा। ठीक है, उसमें जो माइटोसिस होगा, ट्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम मुक्त केंद्रकीय विभाजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसमें तमाम टिश्यू बन जाएंगे। ये हमारी कौन सी कंडीशन बन जाएगी, हम इसको बोल सकते हैं, देखिए इसके पश्चात ये हमारा प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, इसमें आगे चल के कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा और सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और हमारा क्या बन जाएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष बन जाएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। और ये बन जाएगा मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण ये हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, ये बीजांड होता है। ठीक है, ओव्यूल इसमें
सबसे पहले हमारा होता है प्राथमिक ब्रूड कोश कोशिका, ठीक है, उसमें लगातार विभाजन होगा, उसके पश्चात हमारा ब्रूड कोश ऊतक बन जाएंगे, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई से जो फ्यूजन होकर के हमारा बना था प्राथमिक ब्रूड कोश केंद्रक, उसके बराबर वाली प्राथमिक ब्रूड कोशिका में लगातार हमारा विभाजन होगा, उसके बाद में प्राथमिक ब्रूड कोश ऊतक बन जाएंगे। जो प्राथमिक ब्रूड कोश ऊतक है उनमें समसूत्री विभाजन होगा, उसके पश्चात समसूत्री विभाजन में हमारा मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या मुक्त केंद्रकीय ब्रूड कोश का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे चलकर उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है और उसके बाद हमारा कोशिकीय ब्रूड कोश का निर्माण हो जाता है, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। इसका क्या काम होता है, मेनली ब्रूड कोश का काम यही होता है कि जो हमारा डेवलपिंग एंड जो हमारा एम्ब्रियो है उसको पोषण प्रदान करना है, ठीक है। देखिए इसके दो एग्जाम्पल हैं हमारे फ्री न्यूक्लियर जो माइटोसिस से प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा कच्चा नारियल जो रहता है ना, कच्चा नारियल का पानी, कच्चे नारियल के अंदर जो सफेद वाला पानी निकलता है वही हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसमें हजारों न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारा, इसका एग्जाम्पल होता है जो कच्चे नारियल के आसपास ये हलवित्ती के अंदर जो सफेद वाली परत होती है ना, वही हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म है। नारियल के अंदर उपस्थित सफेद भित्ति, ठीक है, हमारा क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इससे आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे कुछ मतलब हमारे बीज होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म भ्रूण को शेष बचता है लास्ट तक आते आते, और कुछ होते हैं उसमें भ्रूण जब विकसित होता है तभी उसी टाइम पूरे भ्रूण कोश का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ जैसे मटर हो गया, मूंगफली हो गई, सेम हो गई, इसमें ये कौन से होते हैं, इसमें एंडोस्पर्म शेष नहीं बचता है। मेनली क्या होते हैं, डाइकोट में एंडोस्पर्म शेष नहीं बचता है भ्रूण के परिपक्व होने तक, ठीक है, पूरा भ्रूण के विकसित होने में यूज कर लिया जाता है एंडोस्पर्म का। और कुछ जैसे हमारे डाइकोट हो गए, आर्किड को छोड़ करके, डाइकोट नहीं, मोनोकोट, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा, मक्का, इन सब में आर्किड हो गया, मेनली जितने भी हैं मोनोकोट, उनमें भ्रूण कोश लास्ट तक आते आते हमारा शेष बच जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसको हम आगे आकर पढ़ाएंगे, सीड में पढ़ाएंगे, इस टॉपिक को सीड में लिखेंगे, ठीक है। अभी समझा दिया मैंने, ये वाला सीड में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में 2 बार दे रखा है ना। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा, सबसे पहले किसका निर्माण होता है, सबसे पहले हमारा एक्सेल से फ्यूज होकर के भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के हमारा एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था। तो हमने एंडोस्पर्म का निर्माण कर लिया है, आगे हम भ्रूण का निर्माण करेंगे, ठीक है। भ्रूण देखें, यहाँ पे लिखते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो, ठीक है। देखिए जो हमारा एम्ब्रियो होता है, सबसे पहले क्या होता है, एग सेल से फ्यूज होता है तो हमारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है। युग्मनज जो आगे चल करके हमारा एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। जाइगोट जो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो की पोजीशन कहाँ पर होगी, जो हमारा माइक्रोपाइल वाला पार्ट रहता है ना, बीजांड द्वार वाला, उधर ही साइड एग सेल स्थित होती है, तो वहीं पर अंड कोशिका का फ्यूजन होता है। तो ये भ्रूण कोई पूछेगा तो कहाँ पे बताएंगे, हमारे बीजांड द्वार वाली साइड में उपस्थित होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हमारा भ्रूण, ठीक है। इसमें जो होता है भ्रूण में हमारा एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री होते हैं, ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट। तो डाइकोट और मोनोकोट में शुरुआती जो प्रारंभिक भ्रूण विकसित होने की जो प्रक्रिया है, दोनों सेम ही होती है लगभग, है ना।
डाइकोट और मोनोकोट की, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की, और बाद में आगे चल करके ये दोनों चेंज हो जाती हैं, ठीक है, अलग अलग होती हैं। शुरुआती प्रारंभिक अवस्था सेम होती है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं द्विबीजपत्री की, पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री यहाँ पे लिख लीजिए द्विबीजपत्री यानी डाइकोट, ठीक है। डाइकोट कौन कौन से होते हैं लिख दीजिए, मटर हो गई, मूंगफली हो गई, सेम हो गई, ठीक है। और मोनोकोट एक बीजपत्री कौन कौन से होते हैं, ये लिख सकते हैं मोनोकोट। मोनोकोट में हमारे आ जाते हैं मक्का, गेहूं, बाजरा, धान, ये किस में आ गए हमारे एक बीजपत्री में, ठीक है। शुरुआती प्रारंभिक अवस्था दोनों में सेम होती है, बाद में जाकर के डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, है ना। तो ये वाला जो डायग्राम बना है हमारा एक बीजपत्री का बना है, द्विबीजपत्री का बना है, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या होता है, ये और ये क्या है हमारे बीजपत्राधार। एक मिनट रुकना पड़ेगा। देखिए ये क्या है हमारा बीजपत्राधार, दो प्रेजेंट है, और जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा उसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को प्लूम्यूल या प्रांकुर बोलेंगे, है ना। ये वाला पार्ट हमारा बीजपत्राधार हो गया। बीजपत्री हो गया, ये भी बीजपत्राधार, इसको क्या बोलते हैं, बेलनाकार पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हाइपोकोटाइल हो गया, ये मूल रूप है। हाइपोकोटाइल जो हमारा बेलनाकार पार्ट होता है, बहुत ही लंबा पार्ट, ठीक है, ये हमारा होता है प्रांकुर, ठीक है। प्लूम्यूल जो सी शेप का होता है, ठीक है, जो लास्ट एंड होता है इस वाले पार्ट का बीजपत्र का, उसको क्या बोल देते हैं, प्रांकुर बोल देते हैं, है ना। ये हमारा बीजपत्राधार मैंने समझा दिया, बेलनाकार पार्ट होता है। और ये रेडिकल, ये भी आखिरी पार्ट है, और रेडिकल की जो कवरिंग हो जाती है उसको मूल गोप बोल देते हैं, ठीक है। ये किसका था हमारा द्विबीजपत्री का है, ठीक है। इसमें इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं है। और देखिए, और एक बीजपत्री में क्या सीन है, एक घास का ले लिया गया है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है, एक घास का है। घास में एक डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। इसमें जो ये बीजपत्र है ना, इसको कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैटोलम बोलते हैं, ठीक है। स्कैटोलम बोलते हैं किसको, बीजपत्र को स्कैटोलम बोलते हैं। ये हमारा घास, मोनोकोट का डायग्राम है, ठीक है। इनमें प्रारंभिक अवस्था सेम होती है, बाद में कुछ डिफरेंस हो जाती हैं। ओनली वैसे तो समय बीजपत्र और एक बीजपत्र सेम ही रहता है, लेकिन घास में बीजपत्र को कुछ अलग बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कूटोलम, ठीक है।
और ये प्राइमोर्डियोला आपका निकला हुआ, ये फ्लोर सीड्स हैं, गोल शेप के होते हैं, ठीक है, डिजाइनर जैसी बनी रहती है। ये मूलांकुरम और मूल कवरिंग को बोलते हैं, ये वाले सेम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और देख लीजिए जो हमारा द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास ऐसा होता है, सबसे पहले क्या होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, युग्मनज। युग्मनज बनता है किससे फ्यूज होकर, एक सेल से फ्यूज होकर हमारा युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से हमारा भ्रूण बनेगा। भ्रूण का विकास कैसे होता है, देखिए ये मान लीजिए न्यूक्लियस है भ्रूण के अंदर, ठीक है, युग्मनज है ये, मान लीजिए युग्मनज। इसके बाद में हमारा बनेगा प्रोएम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। प्राक भ्रूण बोल देंगे इसको, प्राक भ्रूण, ठीक है। इसके बाद में हमारा बनता चला जाएगा ऊपर, ट्रिप्टिक में न्यूक्लियस बनाता है इसमें, ठीक है। ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा हृदय आकृति, ये गोलाकार बोल देंगे इसको, गोलाकार, ठीक है। ये हमारा हो गया परिपक्व, ठीक है, परिपक्व भ्रूण बन जाता है ये हमारा। थोड़ा और घुमा देंगे इसको, ठीक है, परिपक्व बन जाता है ये, ठीक है। ये क्या है, भ्रूण का विकास, ठीक है। ये द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास है हमारा, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसके बाद में हम अगला टॉपिक उठाएंगे हमारा सीड, है ना। सीड के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए सीड में क्या होता है हमारा, जो मैंने पढ़ाया था आपको, बीजांड और जो हमारा अंडा से होता है उसमें दो आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण एक अंत्य आवरण। वो आगे चल करके हमारे फलवृत्ति का काम करते हैं, है ना। साफ कर देते हैं। एक चीज और थी इसमें, जो हमारे मैंने आपको पढ़ाया था एल्यूमिनस और नॉन एल्यूमिनस सीड, है ना। कुछ में एक होता है पहला ग्लूकोज शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, उनको बोलते हैं एल्यूमिनस, ठीक है। तो शेष नहीं रहता, सीड इसको एक चीज बोल देते हैं एंडोस्पर्मस, इसको बोल देते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था भ्रूणकोश का क्या काम होता है, एंडोस्पर्म का क्या काम होता है। एंडोस्पर्म का काम ये होता है कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है निषेचन के पश्चात, तो कुछ सीड में हमारा भ्रूणकोश शेष रह जाता है, उन्हीं को बोल देते हैं हम एल्यूमिनस सीड, ठीक है, एंडोस्पर्मस सीड। तो ऐसे सीड कौन कौन से हैं, मेनली क्या होता है, किन में शेष रहता है, जो मोनोकोट होते हैं, ठीक है, मोनोकोट में शेष रह जाता है। मोनोकोट में हमारे आ जाते हैं, इसमें लिख देंगे हम एक बीजपत्री में,
एग्जाम्पल डाल दो, एक 20 पत्ती। गेहूँ लिख दो, ठीक है, बाजरा, मक्का, ठीक है। और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, धान वान सब लिख सकते हैं इसमें, एक 20 पत्नी है। आर्किड भी आ जाता है हमारा, ठीक है, छोड़ो। आर्किड भी इसमें आ जाएगा, इसमें ग्लूकोसेस रहता है, और जिसमें ग्लूकोसेस नहीं रहता उसको लिखते हैं मटर, क्योंकि ये द्विबीजपत्री होता है। पहले लिख दो इसमें द्विबीजपत्री, बीजपत्री, ठीक है। मटर, मूंगफली, सेम ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और रहती है हमारा, कुछ में क्या होता है, बीजांड का भी शेष रह जाता है, जिसको परिभूत कोश कहते हैं। कुछ बीज में हमारा बीजांड का भी शेष रह जाता है। सीड में जब तक निषेचन हो जाता है और विकसित हो जाता है, उसके बाद बीजांड का भी शेष रह जाता है। बीजांड का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस शेष रह जाता है। एग्जाम्पल आता है चुकंदर और काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं सीड। वैसे सीड का इतना हमने ग्रुप में पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने बताया था जो हमारा ओव्यूल के जो हमारे अंडाशय के जो आवरण रहते हैं, बाहर आवरण बनता है, आवरण वो बाद में क्या बनाने रहते हैं, हमारी फल वृद्धि। सीड कैसे बनता है, जो हमारा बीजांड रहता है वही निषेचन के पश्चात सीड बनाता है। लिख दीजिए बीजांड या ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है, से बीज का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। और दूसरा देख लीजिए, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है, सही है ना। हमारे सीड में हम क्या पढ़ेंगे, सीड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक, अभी मैंने बताया था बीज में, बीजांड में एक पार्ट होता है माइकोपाइल, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। आपने ये पढ़ा होगा, ऐसे ये है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा रहता था, ठीक है, ऐसे करके ये पार्ट रहता था बीजांड द्वार वाला, ठीक है। बीजांड यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर देती है, उसको क्या बोल देते हैं, माइकोपाइल, ये फिर बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ठीक है। बीजांड द्वार वाला जो पार्ट रहता है, जैसे आपने चना में देखा होगा, ये है चना, ठीक है, ये हमारा चना हो गया, ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है। इसमें एक छेद होता है आगे की तरफ, उसको ही बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। हर सीड में पाया जाता है, गेहूं में भी पाया जाता है, बाजरा में भी पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि बाहर से ऑक्सीजन को या नमी को ग्रहण करता है, पानी को ग्रहण करता है, ठीक है, जिससे कि अनुकूल परिस्थिति का ज्ञान कर लेता है। जैसे हमने सीड में लगभग कितना होता है, एक सीड में बीज में
परिपक्व बीज में 10 से 15% पानी होता है, ठीक है, बस इतना पानी रह जाता है। जो हमारा बीजांड द्वार वाला पार्ट होता है एक छेदनुमा होता है, वहां से नमी को और पानी को ग्रहण करता है। इस जैसे इसको बो देते हैं उस टाइम, तो अनुकूल परिस्थिति का अनुभव करने के बाद में ये बीज अंकुरित हो जाता है, ठीक है। बीज का मेन काम यही होता है, और बीज अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो हमारे बीज रहते हैं ना, भोजन को एकत्रित कर करके अगली पीढ़ी के लिए रखते हैं। ठीक है, फूड को कंजर्व कर लेते हैं। जो नेक्स्ट जो पीढ़ी रहती है, जो हमारा ब्रूड पोष होता है, मैंने बताया था, ब्रूड के लिए भोजन प्रदान करता है ताकि ब्रूड एकदम अंकुरित हो जाए, ठीक है। और ऐसे यही काम सीड का होता है हमारा। सीड जो मैंने बताया था, अब इसमें जो है प्रसुप्ति क्या होता है, देखिए ये चीज देखिए, वही मैं क्या बात कर रहा था, सीड जो है भोजन को एकत्रित करके रखता है। 10 से 15% पानी होता है। इसको यदि हम ऑक्सीजन से हटा दें और पानी तो बिल्कुल हटा दें, नमी से हटा दें, तो सीड जो है पानी का लॉस कर देता है और प्रसुप्ति में चला जाता है, प्रसुप्ति डोरमेंसी में चला जाता है, ठीक है। इसको सालों तक सुरक्षित कर सकते हैं हम। और बीज को हमारा खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए अंकुरित करके रखता है। सीड जो है जब तक हमारे पादप को पोषण प्रदान करने लगता है, जब तक वो अपना प्रकाश संश्लेषण ना करने लगे, जब तक भोजन ना बनाने लगे, तब तक इतनी कैपेबिलिटी होती है सीड के पास, इतना भोजन एकत्रित करके रखता है कि जब तक पौधा जो है अंकुरित होकर अपना खुद का प्रकाश संश्लेषण से भोजन ना बनाने लगे, तब तक सीड उसको भोजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सीड में सीड कोट होता है, टेस्टा टैग एक लेयर होती है 2, ठीक है। डोरमेंसी की बात करें हम, प्रसुप्ति मैंने बताया ही था, वाटर को लॉस कर देता है और कुछ टाइम बाद इसको ऑक्सीजन और उसके कॉन्टेक्ट से हटा दो नमी से, तो सीड जो है प्रसुप्ति में चला जाता है और सालों तक हम इसको सेव कर करके रख सकते हैं, है ना। और प्रतिकूल में रखने पर सीड डोरमेंसी में चला जाता है। सीड उस टाइम उत्पन्न होता है, सीड जब उस टाइम अंकुरित होगा, इस टाइम इसको अनुकूल परिस्थिति दी जाएगी, ठीक है। नमी दी जाए, पानी के आसपास रखा जाए, तब अंकुरित होगा। सीड की प्रसुप्ति जो है काफ़ी लंबे लंबे समय तक हो सकती है, ठीक है। कुछ सीड थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रखो तो डोरमेंसी इसकी सीड एकदम खराब हो जाएगा। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे, एक तो आर्किटिस टुंड्रा वाला दे रखा है, ल्यूपाइनस आर्किटिकस, ठीक है। एक फोनियोडिक्टिफेरस वाला दे रखा है, एक मैं ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। आप लोग को पढ़ लीजिए, 2 एग्जाम्पल हैं जो 10,000 साल की प्रसुप्ति के बाद हमारा अंकुरित हुआ था। आर्किटिस टुंड्रा वाला जो सीड था, ठीक है, और एक किंग हेराल्ड के बाद मिला था, उसके
जब उसके महल की खुदाई की गई थी उस टाइम मिला था, है ना। अगला टॉपिक था हमारा फल या फ्रूट, ठीक है। और छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, इतना कुछ नहीं पूछा जाता। अब मैंने जो चीज़ बोर्ड पे लिख के पढ़ाई है ज़्यादातर वही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट का निर्माण कैसे होता है। मेनली फ्रूट का जो निर्माण होता है, मेनली फ्रूट का जो निर्माण अधिकतर फ्रूट का फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है। अंडाशय से होता है निषेचन के पश्चात। और जो अंडाशय के जो आवरण रहते हैं, वह आवरण अंतः वो फल वित्ती का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। फल हमारा गूदेदार भी हो सकता है, अमरूद की तरह, सेब की तरह, या फिर फल शुष्क भी हो सकता है, मूंगफली की तरह, ठीक है। ये फूड की प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फूड को एनसीईआरटी में 3 टाइप दे रखे हैं। एक होता है हमारा वास्तविक फल, एक होता है आभासी फल, इसको बोल देते हैं हम ट्रू फ्रूट्स, इसको बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट, एक होता है पार्थिक, अनिषेक, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। इन टाइप के होते हैं। ये अपने फॉर्मेशन के बेसिस पे बांटा गया है, नहीं कोई ऐसा फ्रूट का टाइप वाइप कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन के बेसिस पे। वास्तविक फल मैंने अभी बताया था किससे निर्माण होता है, ओवरी से निर्माण होता है, ठीक है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है। ओवरी से मेनली फ्रूट का निर्माण होता है। इसमें लिख सकते हैं हम, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। निर्माण अंडाशय से, ठीक है। इसका निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है। आवासीय फल, इसका जो है निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी और पार्ट से होता है, तो इसको आवासीय फ्रूट्स या फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। या तो पुष्पासन से हो जाएगा, या और भी बहुत से पार्ट हैं उनका हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपका पुष्पासन के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पुष्पासन से निर्माण होता है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक अखरोट का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका लीची का दे रखा है, और मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा पूछने वाला एग्जाम्पल है सेब का, ठीक है, एप्पल का। और जो तीसरा अनिषेक जनक फल, इसमें क्या होता है, इसमें जो है सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन फल निर्माण, ठीक है। बीज रहित सीडलेस रहित फल निर्माण, ठीक है। कैसे हो जाता है बिना निषेचन के फल का निर्माण, बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें जो होता है हमारे कुछ पादप हार्मोन रहते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है। उनका यूज करके हमारा सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, अत्यधिक मात्रा में फ्रूट का निर्माण किया जाता है। इसके एग्जाम्पल एक दे रखा है एनसीईआरटी में, केला, ठीक है, बनाना, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। मैंने ये तीनों चीज़ पढ़ा दी है फल, इसके अलावा कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दे रखी है एनसीईआरटी में फल के बारे में, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है असंगत जनन, एपोमिक्सिस या बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनिक, ठीक है। उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा हमारा। असंगत जनन, ठीक है। असंगत जनन में हमारा क्या होता है, इस अभी मैंने क्या बताया था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में, पार्थिनोकार्पिक बताया था मैंने, बिना निषेचन के फल का निर्माण इसी प्रकार से इसमें होता है। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसको असंगत जनन बोलते हैं। कैसे होता है, इसके निर्माण के सैकड़ों तरीके होते हैं, ये बताएंगे। एक दो तरीके दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनके बारे में बताएंगे। इसमें क्या होता है हमारा एपोमिक्सिस में, असंगत जनन में ये होता है, ये एक टाइप का अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। और सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। लैंगिक जनन की मिमिक्री है। मिमिक्री समझते हैं, अनुहारक, अनुहारक यानी मतलब उसकी जैसी वो करे, मिमिक्री हिंदी बोलते हैं अनुहारक। ये लैंगिक जनन का अनुहारक है। बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है, का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारी एस्ट्रेसी की कुछ फैमिलियाँ रहती हैं, ट्रेसी, एस्ट्रेसी की कुछ फैमिलियाँ रहती हैं घास की, कुछ घासों में पाया जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा आता है नींबू सिट्रस फैमिली में पाया जाता है, और आम की कुछ जातियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, असंगत जनन। क्या बता रहा था मैं, बता रहा था इसका निर्माण कैसे होता है। उसमें तो बता दिया था हम, पार्थिनोकार्पिक में हार्मोन से हो जाता है, जिब्रेलिन वगैरह से हो जाता है, बिना निषेचन के फल का निर्माण। इसमें कैसे हो जाता है, इसमें पहला तरीका क्या है कि जो हमारी एग सेल होती है ना, वो बिना निषेचन के डिवाइड करने लग जाती है, और डिवाइड करते करते डिवाइड हो जाती है, और एक मतलब बिना निषेचन के बीजाणु का फॉर्मेशन कर लेती है, और आगे निषेचन के बाद फल का निर्माण कर देती है, फ्रूट उसका बीज का निर्माण कर देती है। अंड कोशिका का निर्माण बिना जो हमारे परागकणों के आने से ही निर्माण आरंभ हो जाता है, उसमें माइटोसिस होकर के बीज का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है हमारा, जो हमारा पॉलीएम्ब्रियोनिक जो बहुभ्रूणता है उसमें यूज किया जाता है। जैसे हमारे कुछ सिट्रस फैमिली होगी हमारे, इसमें नींबू में पाया जाता है। देखिए हम समझिए इस तरह, जो हमारा बीजांड होता है ना, उसके बीजांड में जो कायिक कोशिका रहती हैं वो विभाजित होने लग जाती हैं। बिना नरयुग्मक से आने से कायिक कोशिका हमारी विभाजित होने लग जाती हैं, और एक से अधिक बीज बन जाते हैं, और उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। ये हमारा दूसरा तरीका है असंगत जनन का, और यही तरीका हमारा
इसमें लिख लें बीजांड में कायिक कोशिका का विकास बिना निषेचन के होने लग जाता है कि होने लग जाता है लगता है असंगत जनन में। ठीक है, बहुभ्रूणता इसमें रहता है। बहुभ्रूणता ये नया टॉपिक है, उसे लास्ट में दे रखा है, पॉलीम्ब्रियोनी बोलते हैं। ठीक है, इसमें यही होता है बीजांड में। जो इसमें बोल सकते हैं आप एक बीज में, डेफिनेशन लिख लीजिए, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं। अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन होगा तो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा संतरा हो जाता है, नींबू हो जाता है। ठीक है, बहुभ्रूणता वॉन लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने खोजी थी। असंगत जनन में देखिए, असंगत जनन एक टाइप का अलैंगिक जनन है हमारा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन की मिमिक्री होती है, बिना निषेचन के जो हमारा सीड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी सैकड़ों कंडीशन होती है इसे निर्माण होने की। एक कंडीशन जो लिखी हुई है उसमें क्या होता है, एग सेल बिना किसी नर युवक के आने से खुद ही विभाजित होने लग जाती है और भ्रूण का निर्माण कर लेती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमारी, जो हमारी सिट्रस जो फैमिली है नींबू की और आम में पाया जाता है ज़्यादातर, इसमें बिना निषेचन के जो हमारा बीजांड है उसके अंदर कायिक कोशिका विभाजित होने लग जाती है और भ्रूण बन जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। यही कंडीशन हमारी बहुभ्रूणता में हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा नींबू के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं और संतरे के अंदर भी बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। यही कंडीशन बहुभ्रूणता में देखिए, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। किस कारण से हो जाते हैं, अपोमिक्सिस के कारण हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बिना निषेचन के कायिक कोशिका विभाजित होकर के एक से अधिक बीज बना लेती है हमारे बीजांड का फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन हो जाता है भ्रूण का। ठीक है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, इसी को हमारी बहुभ्रूणता बोलते हैं। जो हमारा अपोमिक्सिस है इसका एग्रीकल्चर में बहुत सा यूज़ किया जाता है। नई नई प्रजातियों को बनाने के लिए एपोमिक्सिस का आजकल यूज किया जाने लगा है। हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉडिफाई करके हमारी जो फसलों को उत्पन्न किया जा रहा है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है हमारा असंगत जनन का। ठीक है, यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मानव में जनन इसके बाद वाला चैप्टर होगा। यहाँ तक किसी को इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई बात हो तो पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, या कोई सुझाव हो तो। ठीक है, थैंक यू।